देखिए, आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस, ये एक तरीके से एक कंबाइंड टॉपिक है। तो आज हम डिटर्मिनेंट स्टार्ट करेंगे, इसके बाद फिर मैट्रिक्स स्टार्ट करेंगे आगे। तो डिटर्मिनेंट का एक क्वेश्चन तो आता ही है, लेकिन ये क्वेश्चन सिंपल ही होता है। ठीक है, जो पिछले सालों के क्वेश्चन है वो सिंपल ही क्वेश्चन आ रहे हैं, इसके सिंपल ही क्वेश्चन बनता है, इसका बन जाता है क्वेश्चन, आसानी क्वेश्चन होता है। चलिए, डिटर्मिनेंट होता क्या है? डिटर्मिनेंट क्या होता है? कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो, ऑर्डर एन का, 2x2, 3x3, 1x1, 4x4। तो हर स्क्वायर मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एक नंबर एसोसिएट कर सकते हैं, हर मैट्रिक्स के साथ एक नंबर एसोसिएट किया जा सकता है। ठीक है, रियल हो या कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, वो जो नंबर है वही क्या कहलाता है? उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है और डिटर्मिनेंट एक नंबर है। ठीक है, और इसका जो नोटेशन होता है जैसे ऐसे लिखा है, इसका मतलब क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, या डेट ऑफ ए, डेट ऑफ मैट्रिक्स ए। बात आती है डिटर्मिनेंट एक नंबर है। अब उसको बात आती है कैसे निकालते हैं। हर स्क्वायर मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एक नंबर होता है, उसको कैसे निकालेंगे। अब पहले देखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। भाई फर्स्ट ऑर्डर का है, 1x1, ये रहा। तो उसका जो डिटर्मिनेंट है वो वही होता है, वही नंबर होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या रहेगा? वो जो नंबर है ना, वही उसका डिटर्मिनेंट कहलाता है। इसके बाद जैसे एग्जांपल देख लो, ये बोला है डिटर्मिनेंट ऑफ कोई मैट्रिक्स है, भाई हमारा ए, ये रहा मैट्रिक्स का सिंबल, ये मैट्रिक्स का सिंबल है। और जब मैं बोलूंगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो फिर ये वर्टिकल लाइन ऐसे लिखा जाता है, वर्टिकल लाइन के बीच में उसके एलिमेंट लिख दो, ए के एलिमेंट है। तो इसको मोड मत समझना कि मोड है, यहाँ पे क्या है? लग रहा मोड जैसा, लेकिन ये डिटर्मिनेंट है। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ -3 जो अंदर है वही बाहर आएगा। ठीक है, ऐसे नहीं कि मोड की तरह कर दो कि प्लस कर देगा ना, वो अलग है। ठीक है, तो इसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर का मैट्रिक्स है भाई 2x2। इसका कैसे डिटर्मिनेंट कैसे लिखते हैं? ये डिटर्मिनेंट का नोटेशन। ठीक है, ये मैट्रिक्स है और इसका डिटर्मिनेंट ऐसे लिखा जाएगा, दो वर्टिकल लाइन बनाओ, उसके बीच में वो मैट्रिक्स के एलिमेंट रख दो। अब इसकी एक वैल्यू होगी, वो वैल्यू कैसे निकालते हैं हम? ये तरीका याद रखना। पहले ये जो डायगोनल है इसको मल्टीप्लाई करो, दिस इंटू दिस, करो उसको मल्टीप्लाई, ये रहा। ठीक है, फिर बीच में माइनस, फिर दूसरा सेकेंडरी डायगोनल है उसके एलिमेंट मल्टीप्लाई कर लो, ये रही। और बीच में माइनस आता है फॉर्मूले में, ये याद रखना है। ठीक है, तो जो सेकंड ऑर्डर की डिटर्मिनेंट है वो कुछ ऐसे दिखती है, ये इसका लुक होता है। अब मेन है इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थर्ड। थर्ड ऑर्डर की डिटर्मिनेंट का ये लुक रहा, वर्टिकल लाइन और बीच में थर्ड ऑर्डर, 3x3, 9 एलिमेंट्स, ये रहे 9 एलिमेंट्स। ठीक है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, 32, 33। डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर थ्री, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर थ्री बोलो या इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर थ्री, ऑर्डर थ्री का कोई मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स क्या है? वो यही होगा, ऐसे बॉक्स बना के A11, A12, ठीक है, ऐसे लिख दोगे 3x3, ये इसका डिटर्मिनेंट है। अब बात है इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो तरीका है, इसके 6 वेज होते हैं भाई इसकी वैल्यू फाइंड करने के। ठीक है, तो मेथड 1, 2, 3, 4, 5, 6। सिक्स तो, थ्री तो होते हैं रो के अलोंग, इसको रो वन के अलोंग एक्सपेंड करके वैल्यू निकाल सकते हैं, रो टू के अलोंग एक्सपेंड करके वैल्यू निकाल सकते हैं, रो थ्री के अलोंग। तीन तरीके तो रो के हिसाब से हो गए, और तीन कॉलम, कॉलम वन के अलोंग एक्सपेंड करें या फिर कॉलम टू या कॉलम थ्री। सिक्स में से कोई सा एक वे आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अधिकतर हम कौन सा वे अप्लाई करते हैं? जिसमें ज्यादा जीरो होती है उस रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर देते हैं। एक्सपेंड डिटर्मिनेंट यूजिंग एलिमेंट्स ऑफ R1। तो ये R2 के अलोंग एक्सपेंड करके R3 के अलोंग, C1 के अलोंग, C2 के अलोंग, C3 के अलोंग। और इन सबसे कोई एक तरीका अप्लाई करना है, वो सेम वैल्यू आएगी। ऐसे नहीं डिटर्मिनेंट के लिए सारे तरीके यूज करने, कोई एक। चलिए, कैसे? अभी मैं यहाँ पे एक करके दिखा रहा हूँ, ये डिटर्मिनेंट है मेरी। ठीक है, और ये थ्री ऑर्डर की डिटर्मिनेंट है। इसके लिए आप क्या बना के रखो, यहाँ पे ऐसे साइन बना लो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे साइन, समझो ऐसे साइन है। ठीक है, मतलब ये पोजीशन क्या है? 1 1। ये जो पोजीशन है 1 1,
1 + 1 2 इवन तो प्लस, और ये जो पोजीशन है 1 2, 1 + 2 ऑड तो माइनस, ऐसे साइन बनाए हुए हैं। ठीक है, अब इसका क्या यूज करूंगा, देखो मैं रो वन के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ, एक्सपेंडिंग डिटर्मिनेंट यूजिंग एलिमेंट्स ऑफ R1। कहाँ है रो वन, ये रही हमारी रो वन, दिख रही है रो वन। वैल्यू निकालो, कैसे निकालते हैं हम, रो वन का एक पहला एलिमेंट पकड़ो आप, ठीक है, और उसको रख दो, ये रखा, फिर इनटू, इनटू में क्या करना होता है, इनटू में क्या करना होगा, ये जो रो वन का पहला एलिमेंट है इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो हटा दो, कॉलम हटा दो, हटा दिया, और जो ये सेकंड ऑर्डर की डिटर्मिनेंट बच रही है ये मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे जाना है। ठीक है, कर दिया। उसके बाद, और ये जो पहला एलिमेंट लिया है A11 ये प्लस के साथ लेना है, ठीक है, प्लस के साथ लेना है, और दूसरा एलिमेंट लोगे आप, रो वन के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हो, वो माइनस के साथ, साइन इसके हिसाब से चलने हैं, कोई भी रो लो या कोई भी कॉलम, वो किस साइन के साथ लिया जाएगा वो इसके हिसाब से। ठीक है, देखो उस पोजीशन पे नंबर नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव, ये A12 नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी, वो तो उसका अपना साइन है, लेकिन यहाँ पे इसका एक फॉर्मूले के हिसाब से एक माइनस भी आता है। ठीक है, वो ध्यान रखना है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, रो वन के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, इसका सेकंड एलिमेंट लेते हैं, और सेकंड एलिमेंट माइनस के साथ, तो माइनस, और A12 पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो रख दो, ये नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी। उसके बाद A12 पोजीशन जिस रो में है रो डिलीट करो, कॉलम, अब ये जो सेकंड ऑर्डर की डिटर्मिनेंट बची है ये मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब नेक्स्ट थर्ड एलिमेंट बचा है, इसको लो, और किसके साथ लेंगे, प्लस के साथ। ठीक है, प्लस A13, और ये रो हटाओ, ये एलिमेंट जिस रो में है कॉलम हटाओ, और ये सेकंड ऑर्डर की डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हमारा थर्ड ऑर्डर की डिटर्मिनेंट को हम 2/2 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट में ब्रेक करके उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। और भाई ये जो 2 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट बनी है, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये हमें पता ही है निकालने का, A11 ये रहा, भाई इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे आप, इसकी वैल्यू दिस इंटू दिस, फिर माइनस दिस इंटू दिस, ये आ गई, और इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ये आ गई वैल्यू, और फिर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ये एक नंबर आ जाएगा हमारा। ठीक है, ये थर्ड ऑर्डर की डिटर्मिनेंट हम निकाल सकते हैं किसी भी एक वे से। इसके बाद चलते हैं, डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम निकालनी आ गई हमें, किसी भी ऑर्डर की डिटर्मिनेंट हम निकाल लेते हैं उसकी वैल्यू। उसके बाद हमारा नया कॉन्सेप्ट है इसमें, माइनर ऑफ एन एलिमेंट एंड कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, भाई कोई डिटर्मिनेंट है या कोई मैट्रिक्स है, कुछ भी दिया हो, ये सेम कॉन्सेप्ट मैट्रिक्स में भी है, डिटर्मिनेंट में भी है। माइनर ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट वो डिटर्मिनेंट के अंदर भी हो सकता है कहीं पर, या वो मैट्रिक्स के अंदर हो। तो करना क्या होता है, कोई एलिमेंट है, ये रही डिटर्मिनेंट, यहाँ पे दिख रही है डिटर्मिनेंट, या मैट्रिक्स हो, ये रही एलिमेंट, किसी भी, कोई भी किसी भी ऑर्डर की डिटर्मिनेंट हो, 2/2 3/3, क्या करना है, किसी भी एलिमेंट, मान लो पहला एलिमेंट पकड़ाई A11, ठीक है, A11 पे इसका कोफैक्टर क्या होगा, तो इसका माइनर, माइनर का मतलब होता है ये एलिमेंट जिस रो में है, रो देखो, वो रो को डिलीट कर दो, और जिस कॉलम में है कॉलम डिलीट कर दो, ये कर दिया, और डिलीट करने के बाद जो बाकी एलिमेंट से डिटर्मिनेंट बनेगी, ये जो ये जो एलिमेंट बचे हैं, ये जो इनसे डिटर्मिनेंट बनाओ 2/2, ठीक है, माइनर का मतलब होता है छोटा डिटर्मिनेंट। ठीक है, 3/3 डिटर्मिनेंट के जो एलिमेंट्स हैं उसके जो माइनर आते हैं वो 2/2 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट आते हैं। इसको मैं, ये जो डिटर्मिनेंट आएगी इसको मैं क्या बोलूंगा, माइनर किसका, ये जो एलिमेंट है A11, A11 का माइनर ये डिटर्मिनेंट आएगी, ऐसे जाएंगे हम बस। ठीक है, तो वही है इसमें, ऐसे ही करना है हमें। क्या होता है माइनर, क्या होता है, इज डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग ith रो एंड jth कॉलम इन विच aij lies, माइनर ऑफ aij इज डिनोटेड बाय mij। तो जैसे एक एग्जांपल करते हैं, कोफैक्टर क्या होता है भाई, पहले एक एग्जांपल देख लो छोटा सा, एक मैं डिटर्मिनेंट ले लेता हूँ, मान लो मेरे पास ये डिटर्मिनेंट है, डेल्टा इक्वल टू, मतलब 1 3 0 -2 4 1 0 0 2, ठीक है, और कितने एलिमेंट है, 9 एलिमेंट है, तो हर एलिमेंट का एक माइनर होगा। तो अगर मैं पूछूं
मैं अगर ऐसे पूछता हूँ, माइनर निकालता हूँ, माइनर ऑफ कोई भी एलिमेंट पकड़ो, वन, ठीक है, माइनर ऑफ वन, ये रहा माइनर ऑफ, ऐसे लिख लो पहले, माइनर ऑफ A11, A11 लिखो, मतलब इस पोजीशन पे जो भी नंबर है उसका माइनर। देखो पोजीशन के माइनर होते हैं, ये एलिमेंट कुछ भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ टू की जगह थ्री हो, फोर हो, ठीक है, इस पोजीशन पे जो भी है वो मैटर नहीं करता है, पोजीशन के माइनर होते हैं। तो माइनर ऑफ A11 मतलब वन का माइनर, माइनर ऑफ वन, और ये क्या आएगा, इसको हटाओ, ये डिटर्मिनेंट लिख दो बस, खत्म बात। तो 4102, ठीक है, तो 8, डिटर्मिनेंट निकालो ना, वो 8 - 0, 8 आ गया, ऐसे निकलता जाएगा। तो माइनर A11 का जो माइनर होता है उसको मैं M11 बोलूंगा, ठीक है। और माइनर ऑफ जैसे मैं कोई एलिमेंट ले लेता हूँ A13, इसको मैं क्या बोलूंगा, M13। नोटेशन है बस ऐसे ही। A13 कहाँ पर है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये है A13, इस एलिमेंट का माइनर, ठीक है। तो क्या करो, जिस रो में है रो हटाओ, जिस कॉलम में कॉलम हटाओ, ये डिटर्मिनेंट ही इसका माइनर, माइनर मतलब छोटा डिटर्मिनेंट आ गया, -2400, डिटर्मिनेंट ओपन करोगे जीरो आ जाएगा। ऐसे कितने माइनर होंगे, जितने एलिमेंट होंगे, ठीक है भाई, ऐसे निकल जाएगा। चलिए, माइनर भी एक नंबर ही होता है। अब बात आती है, अ, अगर कोई एलिमेंट A i j है, उसका जो माइनर होगा उसको मैं किससे डिनोट करूंगा, माइनर को MI j से, ठीक है, ऐसे लिखता हूँ। कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर माइनर की तरह ही होता है। कोफैक्टर क्या होता है इन एलिमेंट का, साइन माइनर, मतलब साइन माइनर, मतलब जो उसका माइनर है उसको साइन के साथ लेना है। तो कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट, जैसे जितने एलिमेंट है इनके कोफैक्टर क्या होंगे, तो ये फॉर्मूला है, इसे देख सकते हैं। तो कोफैक्टर को A i j या C i j से दिखाया जाता है। A i j होगा क्या, -1 पावर I+J, MI j, ठीक है। अगर यहाँ पर I+J, ये I J है क्या, भाई I J क्या आता है, कोई एलिमेंट है, जैसे A i j का आपको क्या निकालना है, एलिमेंट है, ये इसकी पोजीशन है, I J ith रो jth कॉलम में है, इसका आपको कोफैक्टर निकालना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसका पहले माइनर देखना पड़ेगा, ठीक है, इसका माइनर आ गया MI j, उसके साथ ये साइन, ये साइन कैसे आएगा, अगर जो I J है, I+J, इनको सम करो, I को और J को, अगर इनका सम इवन है तो ये प्लस के साथ आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा, अगर I+J ओड है तो यहाँ पर ये माइनस आएगा, ठीक है। मतलब इसी क्वेश्चन में देखो, अगर मैं आपसे पूछता कि भाई ये निकालो आप, A11 निकालो, A11 का मतलब क्या है, यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, A11 का मतलब है कोफैक्टर, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A11 का कोफैक्टर। अब हमने बोला कि कोफैक्टर A11 का वही है जो माइनर है। माइनर कैसे निकालते थे, A11, ये एलिमेंट, ये जिस रो में रो हटाओ कॉलम हटाओ, ये डिटर्मिनेंट ले लो, ले लिया हमने डिटर्मिनेंट, ठीक है, 4102। अब ध्यान रखना है, A11 का माइनर है, तो ये जो पोजीशन है, इसके जो ये I J है, 1+1, इनको ऐड करो, 1+1, ये हमारा आएगा 2, इवन। अगर ये इवन आ रहा है तो यहाँ पर प्लस के साथ एक्स्ट्रा प्लस लगेगा, ठीक है, यहाँ पे प्लस के साथ। अगर वो माइनस आएगा तो ये माइनस लगेगा, ठीक है। माइनर में ऐसा नहीं करते थे हम, कोफैक्टर में हम माइनर ही लेते हैं, कोफैक्टर भी माइनर लेकिन साइन के साथ। तो बस ये प्लस के साथ आएगा, प्लस लगाने की कोई जरूरत नहीं होती है, 8, ठीक है। जैसे एक मुझे, जैसे मैं कोई रैंडम बोल देता हूँ, मुझे बताओ आप, कोफैक्टर ऑफ कोई एलिमेंट ले लेता हूँ, A23, ठीक है, A23 को सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, फोर की कह रहा है, मतलब कहने का मतलब है क्या कह रहा है, कोफैक्टर ऑफ किसका, 4, तो क्या आएगा,
डिटर्मिनेंट माइनर की तरह करो आप तो। ये रो हटाओ, ये कॉलम, लिखो डिटर्मिनेंट 1002। उसके बाद साइन को ध्यान में रखना है। ये 4 है, ये पोजीशन कौन सी है, कौन सी पोजीशन है भाई, ये A23। और ये 2 3 को ऐड करो ना, 2 + 3 5। 5 कैसा है, इवन या ऑड, ऑड, तो माइनस लगा देना। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है इसमें। तो माइनस लगा दिया हमने, तो ये हमारा आ जाएगा माइनस। डिटर्मिनेंट को ओपन करो, 2 - 0 तो -2। ठीक है, जितने माइनर उतने कोफैक्टर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रिजल्ट है हमारा expansion of a determinant in terms of the elements of any row or column. Expansion of a determinant in terms of cofactor. In terms of cofactor. In terms of cofactor, cofactors of the elements of any row or column. किसी, देखो, कोई डिटर्मिनेंट है, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो मैं निकाल लूंगा, लेकिन डिटर्मिनेंट की वैल्यू को मैं इस डिटर्मिनेंट के जो एलिमेंट्स हैं किसी रो या किसी कॉलम के, उनकी टर्म्स में लिख सकता हूँ। मतलब ऐसे देखो, ये है रिजल्ट, रिजल्ट पे आओ। देखो ये रिजल्ट होता है, अगर मैं क्या काम करता हूँ, देखो, द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विद देयर corresponding cofactors is always equal to the value of the determinant। ये सीधा सीधा ये कह रहा है कि अगर मैं किसी डिटर्मिनेंट के कोई रो ले लूं, जैसे मैंने पहली रो ली, और पहली रो के एलिमेंट के साथ मैं A1 लिया, A1 के साथ इस पोजीशन का कोफैक्टर, मैं कोफैक्टर को अभी, कोफैक्टर को कैसे दिखा रहा हूँ, A1 के कोफैक्टर को मैं कोफैक्टर का मैट्रिक्स बना लेता हूँ। देखो ये इसके कोफैक्टर है भाई, ये इसका कोफैक्टर डिटर्मिनेंट है A1। ये A1 ले लेता हूँ मैं, A2, या इसको ले लो आप, हाँ A2, A3। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना, वेयर AI, BI एंड CI आर द कोफैक्टर ऑफ AI, BI एंड CI। मतलब इस तरीके से है, देखो A1, A2, A3 इनके कोफैक्टर है A1, कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल A3। ठीक है, और B1, B2, B3 इनके कोफैक्टर मान लो, मैंने किस सिंबल से दिखाए, B1, कैपिटल B1, कैपिटल B2, कैपिटल B3। और जो थर्ड कॉलम के एलिमेंट है इनके कोफैक्टर दिखाए मैंने, कैपिटल C1, कैपिटल C2, कैपिटल C3। अगर मैं क्या करता हूं, किसी भी डिटर्मिनेंट के कोई रो ली, जैसे पहली रो, पहली रो के एलिमेंट्स को किससे मल्टीप्लाई करूं, उस रो के जो कोफैक्टर्स हैं उसी रो के मल्टीप्लाई, करस्पॉन्डिंग A1 इंटू A1 प्लस B1 स्मॉल B1 इंटू कैपिटल B1, और ऐड करूं मल्टीप्लाई करके C1 इंटू कैपिटल C1। ठीक है, क्या किसी रो के एलिमेंट्स को किससे मल्टीप्लाई करना है, उसी रो के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना। तो ये जो एक्सप्रेशन आता है ना, ये हमेशा डिटर्मिनेंट के बराबर आता है। ठीक है, या आप बोला कि मैं पहली रो, अगर मुझे दूसरी रो के एलिमेंट लेने हैं तो दूसरी रो के एलिमेंट में ले सकता हूं। अगर मैं दूसरी रो के एलिमेंट के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं, जो दूसरी रो के कोफैक्टर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके ऐड करूं। मतलब कैसे, A2 स्मॉल A2 कैपिटल A2 प्लस स्मॉल B2 कैपिटल B2 प्लस स्मॉल C2 कैपिटल C2। और ये जो एक्सप्रेशन है ये भी क्या आएगा, रूल के हिसाब से ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू के बराबर ही आता है। जो डिटर्मिनेंट है वो डिटर्मिनेंट के बराबर ही है। अगर मैं थर्ड रो के एलिमेंट लेता हूँ और थर्ड कॉलम, थर्ड, उधर से थर्ड रो के कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करके ऐड करता हूँ, तो ये वैल्यू भी हमारी क्या आएगी, डिटर्मिनेंट। आप बोलो पहला कॉलम ले लो, पहले कॉलम के साथ क्या मल्टीप्लाई करता हूँ, पहले कॉलम के कोफैक्टर्स, ये रहा, तो ये क्या आएगा हमारा, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू के बराबर ही आता है।
तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू को 6 वेज में लिखा जा सकता है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ एनी रो और कॉलम। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट है, ये भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू, ये भी डेल्टा है, ये अगर ये डी है ना, ये डी है, तो ये भी डी के बराबर है, ये भी डी के बराबर है, ये सब डी है। ठीक है, क्योंकि किसी रो या कॉलम के एलिमेंट के साथ क्या है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है। अब दूसरा पॉइंट है सेकंड, अगर मैं किसी रो के साथ उस रो के कोफैक्टर ना यूज करूं, हटा दिए मैंने, और इस रो के साथ जो बाकी नेक्स्ट रो है उनके कोफैक्टर मल्टीप्लाई करके ऐड करूं, तो क्या ये डिटर्मिनेंट आएगा? तो ये डिटर्मिनेंट नहीं आता, ये वैल्यू कंफर्म है, जीरो आती है। मतलब मैं पहली रो के साथ दूसरी रो के कोफैक्टर यूज कर रहा हूं, मतलब A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। रो ये A1 B1 C1 पहली रो के एलिमेंट है, लेकिन ये कोफैक्टर किसके मल्टीप्लाई हो रहे हैं? सेकंड रो के। ठीक है, तो ये वैल्यू हमेशा कैसी आएगी? जीरो, रूल के हिसाब से। ठीक है, अब इसके साथ ये भी ले लो, थर्ड, मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, जीरो, रूल कहता है। ठीक है, अगर मैं पहले कॉलम के साथ पहले कॉलम के कोफैक्टर ना लेके दूसरे कॉलम के कोफैक्टर मल्टीप्लाई करता हूँ और ऐड करता हूँ, तो वैल्यू कितनी आएगी? जीरो। ये हमारा सेकंड पॉइंट है। चलिए, नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, ये याद रखनी है आपको। तो पहली प्रॉपर्टी है हमारी कि भाई द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनअल्टर्ड अनचेंज्ड इफ द रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। मतलब अगर हमारी कोई डिटर्मिनेंट है, ये देखो डी डिटर्मिनेंट, ये देखो ना डी डिटर्मिनेंट, अगर मैं इसके रोज और कॉलम को इंटरचेंज करता हूं, दो रो को नहीं, आपस में ना, रो और कॉलम को इंटरचेंज करने का मतलब है पहली रो को पहले कॉलम में लगा दो, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में, तीसरी रो को तीसरे कॉलम में लगा दो। ठीक है, या पहले कॉलम को पहली रो बना दो, दूसरे कॉलम को दूसरी रो, या तीसरे कॉलम को तीसरी रो। ठीक है, ऐसे इसको इंटरचेंज, रोज को कॉलम में, RICI, इंटरचेंज, R1 की जगह C1 की जगह R1, एक ही बात है। ठीक है, देखो यहाँ पे, तो ये डिटर्मिनेंट थी, मैंने पहली रो को पहला कॉलम बना दिया, ये रहा, दूसरी रो दूसरे कॉलम में, तीसरी रो तीसरे कॉलम में, तो मैंने ये इंटरचेंज करके रोज कॉलम को एक नई डिटर्मिनेंट बनाई, डी डैश। तो रूल क्या कहता है कि भाई ये जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है सेम रहती है। ठीक है, याद रखेंगे, मतलब मैंने लिखा 1 2 3 4, और मैं इंटरचेंज कर लेता हूँ, पहली रो को पहला कॉलम, 1 2 3 4, तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी, दिस इक्वल टू दिस, निकाल के भी देख सकते हो। ठीक है, ये कितनी आ गई? 4 - 6 - 2, और ये कितनी आ गई हमारी? 4 - 6 - 2। डी एंड डी डैश आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर, इनको हम बोलते हैं, कोई ये डिटर्मिनेंट है और रोज कॉलम को इंटरचेंज करोगे मैट्रिक्स की तरह, ये इसका क्या बोलेगा? ट्रांसपोज ऑफ द डिटर्मिनेंट। ठीक है, अगर किसी डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज करो भाई, और वो डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज डी आ जाए, तो सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट, माइनस डी आ जाए, तो उस डिटर्मिनेंट को मैट्रिक्स की तरह स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट, सेम है जैसे मैट्रिक्स में होता था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, द वैल्यू ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट ऑफ ऑड ऑर्डर इज जीरो। जो स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट होती है ऑड ऑर्डर की, उसकी जो वैल्यू है वो जीरो आती है, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है भाई, ऑड ऑर्डर की मतलब ऐसी सिमेट्रिक, इसकी सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट ऐसी होती है जैसे थ्री ऑर्डर की है। इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट में क्या होता है? जैसे मैट्रिक्स में क्या होता था, यहाँ पर सारे एलिमेंट क्या होते हैं, यहाँ पर क्या आते हैं उसमें, किसी भी ऑर्डर का हो, यहाँ पर 3 by 3 हो, 2 by 2, 4 by, यहाँ पर सारे एलिमेंट जीरो, और यहाँ पर अगर ए है तो यहाँ पर माइनस है, A1 to A21 पोजीशन पे जो एलिमेंट्स आएंगे उनका मैग्नीट्यूड सेम, साइन अपोजिट। A13 और A31 पोजीशन पर जो एलिमेंट आएंगे उनका मैग्नीट्यूड सेम, साइन अपोजिट। ठीक है, A23 और A32 पोजीशन पे जो आएंगे उनका मैग्नीट्यूड सेम साइन अपोजिट। दिख रहा है? तो इसको बोलते हैं, इस टाइप की लुक में ऐसी दिखती है, इसको इसकी सिमेट्रिक बोलते हैं। डायरेक्टली देख सकते हैं, या तो आप ट्रांसपोज करके देखो माइनस डी, तब देखोगे, नहीं तो लुक से दिख जाती है। तो
ये तो लुक से ही दिख जाती है। स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट। ऑड ऑर्डर किया है, 3 ऑर्डर 5 ऑर्डर, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है, 0। ठीक है, डायरेक्ट हम यूज करते हैं, कुछ क्वेश्चन होता है उसमें डिटर्मिनेंट स्क्यू सिमेट्रिक होती है और हम उसको बिना सिंप्लीफाई करके डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये लिखिए मैंने, ये वैल्यू है डिटर्मिनेंट 0 3 1 5 -3 1 5, 0 4 2 -4 2, 3 1 1 और -3 1 1 0। क्या कहते हो, कैसी डिटर्मिनेंट है, 3 ऑर्डर की लेकिन इसकी सिमेट्रिक। ठीक है, इसकी सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट। तो आप क्या बोलोगे, वैल्यू कितनी आएगी बिना एक्सपेंड किए, 0। चलिए, प्रॉपर्टी 2। अब ये ध्यान रखना है, पिछली प्रॉपर्टी इस प्रॉपर्टी में, इफ एनी टू रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट बी इंटरचेंज। ये कह रहा है अगर किसी डिटर्मिनेंट के कोई दो रो आपस में या फिर कोई दो कॉलम आपस में, कोई दो रो, कोई भी दो, ऐसे नहीं पहली दूसरी पहली तीसरी भी हो सकती है, इंटरचेंज कर दें, तो द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज चेंज इन साइन ओनली। तो डिटर्मिनेंट का जो साइन है वो बदल जाएगा। ठीक है, अगर ये काम करोगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर 5 थी, तो अगर कोई दो रो इंटरचेंज करोगे या दो कॉलम इंटरचेंज करोगे तो एक इंटरचेंज से क्या आता है, माइनस साइन का इफेक्ट आ जाएगा। कहने का मतलब ये है, ये डिटर्मिनेंट है आपकी, देख रही है डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट देखो, ये डिटर्मिनेंट देखो डी। अगर मैं एक नई डिटर्मिनेंट बनाता हूं, मैंने नई डिटर्मिनेंट बनाई, नाम दिया डी डैश। ठीक है, नाम है ये डी डैश, ये नहीं कि इसका ट्रांसपोज है, नहीं, ये कोई भी डिटर्मिनेंट क्या, लेकिन क्या कैसे बनाई, मैंने इसमें क्या 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 किया, क्या किया है, मैंने क्या किया, इसका पहली रो और दूसरी रो को इंटरचेंज किया है, R1 और R2 को इंटरचेंज कर दिया, वापस में बदल दिया। ठीक है, ये हमारी R2 कर दी, ये R1, R3 सेम दोनों में। तो ये जो नई डिटर्मिनेंट आई, इसका पुराने वाली डिटर्मिनेंट से क्या लिंक है, तो भाई रूल के हिसाब से क्या कहता है, अगर एक ऐसे दो रो आपस में इंटरचेंज करोगे कोई भी, ठीक है, तो या दो कॉलम करो, तो क्या कहेगा, इसकी जो नई डिटर्मिनेंट है ये पुरानी डिटर्मिनेंट के बराबर नहीं रहती है, माइनस साइन आ जाएगा। अगर आप दोबारा फिर यही काम करोगे इसमें, दोबारा फिर इसके अंदर आप बोलोगे ये किया आपने, और फिर से मैं कुछ C1 और C2 इंटरचेंज कर देता हूँ और एक नई डिटर्मिनेंट आएगी। ठीक है भाई, दो बार मतलब मैंने काम किया, पहले इससे यहाँ पे गया, दो रो इंटरचेंज की, इसके बाद यहाँ फिर मैंने दो कॉलम इंटरचेंज किया, तो जो नई डिटर्मिनेंट आएगी उसका डी से क्या कनेक्शन आएगा, तो यहां तक ये आई थी -D के बराबर, फिर एक और माइनस लग के तो ये +D हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे चलता जाएगा ये। चलिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी 3। इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल या ऑल द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। आइडेंटिकल का मतलब है दो रो आइडेंटिकल कब बोलेंगे, अगर दोनों रो एग्जैक्टली सेम दिखे। ठीक है भाई, तो वैल्यू डिटर्मिनेंट की 0 आती है, जैसे पहली रो देखो और ये दूसरी रो एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, तो क्या है उसकी वैल्यू, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 0। कोई दो कॉलम सेम दिखे, वैल्यू लिख दो 0। ठीक है भाई, नेक्स्ट, if each element of a row or column of a determinant is multiplied by a constant k, then its value gets multiplied by k। एक देखो क्या कह रहा है, प्रॉपर्टी को ध्यान से समझना इसको, ये आपकी कोई डिटर्मिनेंट है, ठीक है भाई, और मैंने कोई एक नई डिटर्मिनेंट बनाई डी डैश, D1 बोलो D2 बोलो D डैश बोलो, लेकिन ये मत समझना यहाँ पे डी डैश का मतलब ट्रांसपोज किया है। ठीक है, जो कह रहा है इसमें कि मैंने एक नई डिटर्मिनेंट बनाई, ये वाली, ये कैसे बनाई, मैंने क्या सोचा कि D1 के कोई एक रो पकड़ी और एक रो के सारे एलिमेंट में के से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये जो नई डिटर्मिनेंट बनेगी इसकी वैल्यू पुरानी वैल्यू से कैसे, क्या रिलेशन रहेगा, तो आता क्या है, अगर किसी एक रो के एलिमेंट में के से मल्टीप्लाई करोगे तो जो नई डिटर्मिनेंट है, मान लो पुरानी की वैल्यू डी है, तो जो नई डिटर्मिनेंट है D1 बोलो D डैश बोलो, उसकी वैल्यू पुरानी की डी थी, तो उसकी जो नई डिटर्मिनेंट की वैल्यू है पुरानी की के टाइम्स हो जाती है मल्टीप्लाई, जबकि मैंने मल्टीप्लाई एक रो में ही किया है। ऐसा नहीं कि अगर हर रो में के से मल्टीप्लाई करोगे तभी डी डैश है जो पुरानी डी थी तो के टाइम्स होगा ना, वो डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स में कुछ ऐसा होता है।
ठीक है, मैट्रिक्स का बताऊंगा मैं। तो ये ध्यान रखना, अगर एक रो में मल्टीप्लाई करोगे तो पूरी डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई हो जाती है। ये प्रॉपर्टी ऐसे यूज होती है। ठीक है, ऐसे ये थोड़ा सा पता नहीं चलेगा, ये यूज ऐसे होगी। जैसे मेरे पास ये डिटरमिनेंट है, के A1, के B1, के C1। ऐसे ध्यान से देखो उसको, A2, B2, C2, A3, B3, C3। मेरे पास ये डिटरमिनेंट है। ठीक है, और कहने का मतलब है ये, यहां से अगर किसी एक रो में आपको या किसी एक कॉलम में कोई एलिमेंट सेम दिख रहा है, के, ठीक है, तीनों में कोई, इसके हर एलिमेंट में कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है, के आ रहा है ना, तो आप उसको पूरी डिटरमिनेंट के बाहर ले सकते हो। ये है पॉइंट। ठीक है, तो उसको हम के को बाहर ले सकते हैं। कहने का मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, रो 1 के अलोंग देख के यहाँ पर बाकी को ऐसे ही रखो, A2, B2, C2, A3, B3, C3। तो मैं के को बाहर लेके इसको लिख सकता हूँ A1, B1, C1। ठीक है, तो ये लॉजिक है इसका। मान लो अगर यहाँ पर भी के होता, मान लो एक के यहाँ पर होता, एक के यहाँ पर होता वो, तो वही बाहर मैं क्या करता हूँ, अगर कोई रो 1 में देखा के कॉमन फैक्टर है हर एलिमेंट में, के बाहर आ गया, बाहर एक सी आ जाता है एक रो में। अगर के यहाँ भी कॉमन है इसमें भी, तो भाई के को, ये फिर एक के और बाहर आ जाएगा, बाहर हो जाएगा के स्क्वायर। अगर यहाँ पर एक के हुआ, यहाँ पर एक के हुआ, तो एक के यहाँ से बाहर आएगा, तो बाहर कितना हो गया, के क्यूब। ठीक है, ये ऐसे नहीं किया कि इसमें सब में के था तो एक के बाहर आएगा, नहीं ऐसे नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे अगर यहाँ पे आपके पास, मान लो यहाँ पर किसी डिटर्मिनेंट के बाहर कोई नंबर है, के है बाहर, यहाँ पे दिख रहा है के बाहर, इसको आप, मैं इसको अंदर ले जा सकता हूँ, किसी भी एक रो में ले जा सकता हूँ, किसी भी एक कॉलम में। ठीक है, एक ही जगह ले जा सकते हो, या तो पहली रो या दूसरी या तीसरी, या यहाँ पे जो एलिमेंट है के है उसको किसी एक कॉलम में ले जा सकते हो। जैसे यहाँ पर के क्यूब है, अगर आपको इन तीनों को अंदर ले जाना है तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, एक के रो में ले गया, एक के इस रो में ले गया, एक के इस रो में। ऐसे भी कर सकता हूँ, के क्यूब है, इसको के इंटू के स्क्वायर, पहला के इसमें ले गया, दूसरा के स्क्वायर इसमें ले गया, कैसे भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ठीक है, चलिए, प्रॉपर्टी नंबर 5, if all the elements of a row or column of a determinant are expressed as sum of two or more terms, then the determinant can be expressed as sum of two or more determinants। ये प्रॉपर्टी ध्यान रखो, अगर कोई डिटर्मिनेंट दी है, ये दी है जैसे, और उसकी कोई एक रो या कोई कॉलम, जैसे ये एक रो देखिए, और इसका हर एलिमेंट, इसके हर एलिमेंट को ऑब्जर्व करो, इसके 3 एलिमेंट है, तो तीनों एलिमेंट दो या दो से ज्यादा टर्म्स का सम है। राइट, जैसे ये भी दो टर्म है, ये भी दो टर्म है, ये भी दो टर्म है। ठीक है ना, तो मैं इस पूरी डिटर्मिनेंट को इस रो के अलोंग दो डिटर्मिनेंट के सम में ब्रेक कर सकता हूँ। ठीक है, दिस प्लस दिस। ठीक है, इसके अलोंग ये स्प्लिट होगी, ये इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग। ये जो डिटर्मिनेंट है दो डिटर्मिनेंट में स्प्लिट हो जाएगी, और स्प्लिटिंग होगी रो 1 के अलोंग। कैसे भाई, दोनों जो ये डिटर्मिनेंट है, ये दोनों रो तो सेम जाएगी दोनों में, इनसे कोई लेना देना नहीं। अब ये जो पहली रो थी, इसका एक एक एलिमेंट उठा के, जैसे कोई भी, इसका एक पकड़ा, इसका एक पकड़ा, वो तो यहाँ रख दिया, और दूसरे दूसरे एलिमेंट जैसे सेकंड सेकंड सेकंड, वो यहाँ पे रख दी। मतलब कहने का मतलब ये था, यहाँ पे दो है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे दो है, इनमें से एक यहाँ पे यूज होना है और एक यहाँ पे यूज होना है, कोई सा कहीं भी यूज कर सकते हो। और ये है, इसमें से एक इधर लगाना है यहाँ पे, एक यहाँ पे लगा देना है, और इनमें से एक यहाँ पे यूज करो और एक यहाँ पे यूज करो, ये दो डिटर्मिनेंट बन जाएगी। ऐसे तीन भी बन सकते हैं, अगर यहाँ तीन तीन एलिमेंट, हर टर्म में तीन तीन एलिमेंट का सम हो, तो इधर तीन डिटर्मिनेंट बन जाएगी। ठीक है, इसको उल्टा अगर रिवर्स ऑर्डर में देखें, अगर आपको दो डिटर्मिनेंट को ऐड करना हो, दो डिटर्मिनेंट को ऐड करना हो राइट से लेफ्ट की ओर, तो आप कैसे ऐड करोगे,
भाई एक तो तरीका है जो जनरल तरीका है, इसकी वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू निकालो और प्लस करके आ जाएगी। डिटर्मिनेंट की फॉर्म में ही ऐड करना है। तो ऐड करने का रूल है भाई, अगर 3 by 3 ऑर्डर की दो डिटर्मिनेंट है तो वो तभी ऐड होंगी अगर उन दोनों में दो रो या दो कॉलम एग्जैक्टली सेम दिखेंगे। दो रो या दो कॉलम कैसे दिखेंगे? एग्जैक्टली सेम। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे दो रो सेम दिख रही है तो इनको ऐड कर दो, और ऐड करके जो आएगा उसमें वो दो रो सेम रहेगी। और फिर ऐड क्या होगा? ऐड क्या होगा, जो रो या कॉलम डिफरेंट है वो ऐड हो जाएंगे आपस में, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये हमारी मेन प्रॉपर्टी है इसकी। ठीक है, इसका ये यहाँ से मैं स्टार्ट करूंगा उसमें। द वैल्यू, ये वाला यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करो। द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट रिमेन सेम इफ वी अप्लाई द ऑपरेशन। भाई डिटर्मिनेंट की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी अगर आप इस टाइप के ऑपरेशन लगाओगे। किस टाइप के? ये वाले ऑपरेशन। आर आई को लिखा आपने आर आई प्लस के आर जे, या सी आई को लिखा सी आई प्लस के सी जे। मतलब आपने लिखा आर वन की जगह क्या लिख दिया, आर वन प्लस टू आर टू। ठीक है, इस टाइप के ये ऑपरेशन लगाया उसमें आपने। आर वन की जगह क्या लिखा, आर वन में क्या ऐड किया, आर टू रो में टू से मल्टीप्लाई करके जो आएगा फिर आर वन में ऐड करके उसको आर वन की जगह रिप्लेस कर, और जो नई डिटर्मिनेंट बनी उसकी वैल्यू वही आएगी जो पुरानी की थी। ठीक है, या कॉलम में ऑपरेशन लगाओ, जैसे मैं लिखता हूँ सी टू में चेंज करना है तो सी टू, तो अगला सी टू ही रहेगा। सी थ्री का यूज किया जाएगा, सी थ्री में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो, टू थ्री फोर, प्लस करो माइनस करो, ये ऑपरेशन लगाओगे डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, इस टाइप के ऑपरेशन भी लग सकते हैं। आर वन की जगह लिखा आर वन प्लस आर टू, आर टू आर थ्री भी यूज कर ली मैंने। आर वन की जगह लगा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। ठीक है, ये लगाओगे डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ये ऑपरेशन लगाते क्यों है? इन ऑपरेशन को लगा के हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी डिटर्मिनेंट है, बड़े बड़े नंबर है, उनको ऐसे ऑपरेशन लगाते हैं ताकि आपस में कोई रो ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके वो जो नंबर है छोटे छोटे हो जाएं, ज्यादा जीरो बन जाए, ओपन करना भी आसान हो जाता है फिर। ठीक है, और उसकी हम वैल्यू निकाल लेते हैं। और वह ऐसे ऑपरेशन लगेंगे। ठीक है, ये बहुत यूज होने वाला ऑपरेशन है। सी वन की जगह लिखा सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री। ठीक है, ये हम यूज करते हैं। और या आर वन की जगह लिखा आर वन प्लस टू आर टू माइनस आर थ्री स्टेप से। ये वैल्यू क्या होती है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है, इनसे ध्यान रखना। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब हम ये ऑपरेशन लगाते हैं ये वाले, ठीक है, इस टाइप के, ये अगर 3 by 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो उसमें मैक्सिमम कितने ऑपरेशन लगते हैं इस टाइप के एट ए टाइम? ठीक है, एक स्टेप में। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन ऑन ए डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 ऑफ द टाइप दिस और दिस, इस टाइप के कितने ऑपरेशन लगा सकते हो? कितने ऑपरेशन लगेंगे 3 by 3 में? तो दो ही लगते हैं इसमें। वी कैन अप्लाई मैक्सिमम नंबर ऑपरेशन ऑन ए डिटर्मिनेंट ऑफ द टाइप, और जो ऑपरेशन लगाने हैं वो इस टाइप के होने चाहिए। और मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने लग सकते हैं? we can apply on a determinant maximum number of operation we can apply on a determinant in one step or simultaneously are two। ठीक है, ऐसे नहीं करना होता है कि आप ऐसे ऑपरेशन ऐसे लगाओ, पहली रो भी चेंज कर दी, दूसरी भी चेंज कर दी, तीसरी भी। ये तो फिर कुछ भी हो सकता है इसमें, ये गलत ऑपरेशन। अगर इसमें वन स्टेप में आप मैक्सिमम कितनी रो चेंज कर सकते हो या कितने कॉलम? दो। एक रो या एक कॉलम अनचेंज होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना। ऐसे नहीं कि आपस में इनको ऑपरेशन लगा लगा के आप, ऐसे तो फिर ये सबको आप जीरो भी बना सकते हो हर डिटर्मिनेंट को, वो गलत होगा। चलिए, ये वाली एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट है भाई, इसको मैंने बोलता डेल्टा आर, या ए बी सी डी ई एफ, ये कांस्टेंट है और ये आर के फंक्शन है। ठीक है, और मुझे निकालना है समीशन डेल्टा आर, आर की वैल्यू 1 to n डेल्टा आर। ठीक है, तो जिस रो या जिस कॉलम में आर आ रहा है उस पर समीशन लगा दो बस, इस पे समीशन।
ठीक है, ये अधिकतर तभी वर्क करता है, ये समीशन वाला फॉर्मूला कब वर्क करेगा, जब डिटर्मिनेंट में एक रो में वेरिएबल आ रहा हो और दो दो रो या दो कॉलम कांस्टेंट हो। ठीक है, तो ये समीशन जिस रो या कॉलम में वेरिएबल है उसमें सीधा सीधा समीशन लग जाता है। ठीक है भैया, याद रखना इसको, ये यूज होता है क्वेश्चन में। समीशन पूछा होता है तो मैं समीशन एक रो या एक कॉलम पे लगाऊंगा, उसी में जो हमारा समीशन का वेरिएबल है, यहाँ पे क्या है, आर है। ठीक है, और इनको निकालूंगा, इनको निकालूंगा, इनको निकालूंगा और डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकल जाएगी। नेक्स्ट, ये है हमारा, ये डिटर्मिनेंट दिख रही है आपको, डिटर्मिनेंट है डेल्टा एक्स, ये फंक्शन टाइप लिखिए, डेल्टा डिटर्मिनेंट ही है, मतलब इसको ओपन करोगे तो फंक्शन आएगा एक्स में। और यहाँ पे कैसे है, सेकंड रो में सारे कांस्टेंट, थर्ड रो में सारे कांस्टेंट, और फर्स्ट रो में सारे फंक्शंस हैं एक्स के। ठीक है, मतलब जो फंक्शंस है एक रो है एक कॉलम में है। f1 f2 f3 आर फंक्शंस ऑफ x एंड a b c d f आर कांस्टेंट। और हमें इसका यहाँ पे क्या निकालना है, इंटीग्रल p टू q, इस डिटर्मिनेंट का इंटीग्रल निकालना है। एक तो ये तरीका है कि आप इस डिटर्मिनेंट को पहले सॉल्व कर लो, और जो भी डिटर्मिनेंट का जो भी फंक्शन आएगा, जो भी आएगा, फिर उसका इंटीग्रल निकालो। ये तो जनरल तरीका है। ठीक है, क्योंकि ये जो मैं करा रहा हूँ ये पर्टिकुलर है, ये हमेशा यूज नहीं होता है, ये इसके लिए कंडीशन है। ये डायरेक्ट इंटीग्रल आप डिटर्मिनेंट का तभी कर पाओगे अगर दो रो या दो कॉलम, 3 बाई 3 है, दो रो या दो कॉलम क्या कांस्टेंट। ठीक है, एक रो या कॉलम में वेरिएबल हो, तब आप इंटीग्रल करना है तो जिस रो में फंक्शन थे उस रो का इंटीग्रल कर दो, उस मतलब उस रो में हर टर्म का इंटीग्रल कर दो। ठीक है, ऐसे ये तभी वर्क करेगा जब ये सब दो रो कांस्टेंट होंगी इसमें, या दो कॉलम कांस्टेंट। ठीक है, ये इंटीग्रल होता है ना डिटर्मिनेंट का, ये रो वाइज होगा या कॉलम वाइज, देखना पड़ेगा वो वेरिएबल रो में आ रहे हैं कॉलम में। अगर सारे में वेरिएबल आ रहे हैं तो भाई फिर ओपन कर लो उसको, ओपन कर लो और फंक्शन है फिर इंटीग्रल कर लो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, डिफ्रेंसिएशन वाला नहीं इसमें लिखा, चलो डिफ्रेंसिएशन वाला मैं लिख देता हूँ। डिफ्रेंसिएशन में भाई क्या है, जैसे मेरे पास यही है, इसी को मैं एक डिटर्मिनेंट, देखो ये, ठीक है, ये रहा, और मुझे इसका डेरिवेटिव करना है डी बाई डी एक्स। तो ये डायरेक्ट डेरिवेटिव वाला मेथड, देखो डिफ्रेंसिएशन के लिए तो हाँ सब में चल जाता है, डिफ्रेंसिएशन के लिए जनरलाइज है, इसको हटा देता हूँ मैं। चलो, ऐसे लिखा है, मेरे पास डेल्टा एक्स है, ऐसे लिखा है, f1x, f2x, f3x, g1x, g2x, g3x, h1x, h2x, h3x। और आपको डेरिवेटिव निकालना है इसका। ठीक है, क्या निकालना है, डेरिवेटिव। तो भाई इसके लिए क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ डेल्टा एक्स। एक तो वही तरीका अपना, डिटर्मिनेंट को ओपन कर दो और जो आएगा डेरिवेटिव निकालना। इसमें एक डायरेक्ट तरीका है, यहाँ पे क्या है, सभी में फंक्शन आ रहा है जैसे, तो एक तरीका है इसमें वैलिड है कि आप एट ए टाइम एक रो या कॉलम का करो, रो वाइज करो या कॉलम वाइज। तो रो वाइज कर रहा हूँ अभी मैं, कॉलम वाइज भी कर सकता हूँ। पहली रो के जो फंक्शंस हैं उनके डेरिवेटिव लगा लो, कर दो, f1x, f2 डैश, f3 डैश। बाकी दोनों दोनों ये बाकी ये जो दोनों रो है भाई, इनको ऐसे ही रख दो यहाँ पर, इनको ऐसे ही रख दो आप। ठीक है, फिर प्लस सेकंड रो का करो, g1 डैश x, g2 डैश, g3 डैश, एट ए टाइम एक रो। और पहली और तीसरी रो ऐसी रखो, f1x, f2x, f3x, h1x, h2x,
S3x। और लास्ट में किस रो का करना है? थर्ड रो का। तो उसका कर दो H1-X, H2-, H3-। बाकी दोनों रो ऐसी, दोनों रो उस टाइम पर ऐसी रखो। ठीक है, ये आ गई हमारी। तो ये भी तरीका है। ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट भी इसको हम कर सकते हैं, ओपन करके भी कर सकते हैं। और अगर कभी कभी ये भी यूज होता है कि हमारी डिटर्मिनेंट ऐसे है, डिटर्मिनेंट इसी टाइप से है, और उसमें एक रो है एक कॉलम में फंक्शन है, और इसका आपको dy/dx करना है। ठीक है, तो भाई फिर आगे करने की जरूरत नहीं है, वो जनरलाइज रूल भी लगा सकते हो जो अभी लगाया। इसके लिए डायरेक्ट भी है। इसके लिए क्या करोगे आप, जो जिसमें फंक्शन है उसके डेरिवेटिव करो, f'(x), f2'(x), f3'(x। बाकी सब ऐसे ही रखो, A B C D E F। ये डेरिवेटिव आ गया जैसे इंटीग्रल में करते थे, ये इसमें भी चलता है। अगर इसमें आपको nth डेरिवेटिव करना है, मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है, d²/dx², तो ये जो पहला है इसका डबल डेरिवेटिव कर दो, इसका डबल डेरिवेटिव, इसका डबल डेरिवेटिव, इनको सबको ऐसे ही रखो। ठीक है, nth डेरिवेटिव करना है इसका, तो बस जो पहली रो की टर्म्स हैं इनके nth डेरिवेटिव निकालो, बाकी ऐसे ही रखो। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए, स्पेशल डिटर्मिनेंट, ये सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है हमारी। सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट यहाँ पर ये डायगोनल है, और A12 A21 सेम, A13 A31 सेम, A23 A32 सेम। सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट का ये लुक होता है। इसकी वैल्यू आती है जो ABC HGF, इसकी वैल्यू डायरेक्ट ये आती है, निकाल भी सकते हैं, ABC+2FGH - A2-BG2 - CH2। मतलब ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है, और इस वैल्यू को हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए ये देखें, जो स्क्यूसिमेट्रिक, ये इंपॉर्टेंट है, स्क्यूसिमेट्रिक डिटर्मिनेंट का लुक। यहाँ सब 0 0, ये एलिमेंट देखो। ठीक है, A12 A21 मैग्नीट्यूड सेम, साइन अपोजिट, A13 A31 मैग्नीट्यूड सेम, साइन अपोजिट। ऐसे ही A23 A32 सेम, मैग्नीट्यूड सेम, साइन अपोजिट। बीच में सब 0 डायगोनल। वैल्यू क्या, ओड ऑर्डर है, 0। ये याद रख सकते हो, बीच में क्वेश्चन में यूज होता रहता है, याद रखोगे तो डायरेक्ट यूज कर पाओगे, नहीं तो आपको उसको निकालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 1A A², 1B B², 1C C²। इस टाइप से कोई भी डिटर्मिनेंट आपको मिले, अब मैं बोले ये ऐसे लिखी, ऐसे भी मिल सकती है ये, 1A A² कॉलम में आए, 1A A², 1B B², 1C C²। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या लिखनी है, ये लिखनी है। कैसे, A - B, B - C, A - B, B - C, C - C। ऐसे जो वेरिएबल है A B C, ये इधर से देखो A B C, इधर से देखो रो वाइज A B C। तो पहले A - B, फिर B - C, और फिर A - B और B - C, और फिर C - C। साइक्लिक ऑर्डर में लेना है, ABC ऐसे, A B C, A - B, B - C, C - C, A - B, B - C, C - C। ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है भाई, अगर मान लो मैं यहाँ पर एक एक वेरिएबल कम कर रहा हूँ, और ए की जगह मैंने 1 कर दिया, तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1। तो 1 1 1 1B B², तो यहाँ जहाँ पे ए था वहां पे 1 कर दो, 1 - B, B - C, C - 1। ठीक है, ए की जगह 1 किया तो यहाँ भी 1 कर सकते हो। चलिए, बस इसमें ये वाली याद रखो बस। अब दो डिटर्मिनेंट को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, देखो, दो मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, उसका तरीका क्या होता है, रो टू कॉलम, बस एक ही तरीका है। दो डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करने के कई सारे तरीके हैं। रो टू कॉलम भी है,
रो टू रो भी है और कॉलम टू कॉलम भी है। हम जनरली कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम एक ही याद रखेंगे, रो टू कॉलम, जो हम इसमें करते हैं मैट्रिसेस में भी हमारा ये यूज होता है। ठीक है, दो डिटर्मिनेंट दिख रही हैं, मल्टीप्लाई करना है इसको और इसको। तो जो डिटर्मिनेंट आएगी, जो दो दो डिटर्मिनेंट है वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो भाई या तो आप ऐसे करोगे, इसकी वैल्यू निकालोगे, इसकी वैल्यू, और दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दोगे। वो तो तब करते हैं जब हम अलग अलग ऑर्डर की डिटर्मिनेंट होती है। अगर हमें दोनों डिटर्मिनेंट सेम ऑर्डर की है तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं डिटर्मिनेंट फॉर्म में, रो बाई कॉलम, रो टू कॉलम, ऐसे ही करना जैसे मैट्रिक्स में करना होता है। ठीक है, तो पहली रो पहले कॉलम के साथ ये रही, फिर पहली रो दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, A1L2, B1M2, C1N2, ये रहा कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई प्लस एडिशन। फिर पहली रो तीसरे कॉलम के साथ ये रहा, फिर ऐसी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये रहा, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम यहाँ पे आ गया, सेकंड रो थर्ड कॉलम ये आ गया, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ये रहा, थर्ड रो सेकंड कॉलम ये रहा, थर्ड रो थर्ड कॉलम ये रहा, जैसे मैट्रिक्स में। ठीक है ना, ऐसे आ गया। इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये तो हो जाएगा मल्टीप्लाई, मैट्रिक्स तो किया ही है ना, सेम ही तो है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके पास ये है, ठीक है, आपके पास ये है, और आप इस बड़ी सी डिटर्मिनेंट को दो छोटी छोटी डिटर्मिनेंट की प्रोडक्ट में लिख सकते हो। मैं इस डेल्टा को, भाई इसको डेल्टा को मैं लिख सकता हूं दिस इंटू दिस, लिख सकता हूं दो डिटर्मिनेंट में। ठीक है, भाई ये जो है इसको आप कैसे लिख सकते हो, ये इन दो का प्रोडक्ट ही तो है। ठीक है, मैं ऐसे कह रहा हूं, देखो मैं, मुझे यहां से ऊपर जाना है, मान लो ये डिटर्मिनेंट है, मैं इसको उठा लेता हूं, इस डिटर्मिनेंट को उठाओ। ठीक है, ऐसे कह रहा हूं मैं, ये डिटर्मिनेंट दिख रही है ना। हम्म, बहुत बड़ी डिटर्मिनेंट है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करता हूँ, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन है, इस डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट की प्रोडक्ट में लिख लेता हूँ। ठीक है, दिस इंटू दिस, 3/3। ठीक है, अब मुझे, आप आपको ये लगेगा कि मुझे क्या पता है इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा। देखो, पहली चीज, पहली रो को एक बार ध्यान से देखो। पहली रो में कुछ तीन एलिमेंट हैं, जो यहाँ भी हैं, सेम यहाँ भी हैं और यहाँ भी है। वो तीन एलिमेंट पकड़ो, और वो जो तीन एलिमेंट हैं, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। जैसे यहाँ पर इसमें देखो, इसमें वो तीन एलिमेंट, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और इसमें वो वही तीनों यहाँ पर लगे हुए हैं, और इसमें तीन वो यहाँ पर है। ठीक है, क्योंकि ये जो डिटर्मिनेंट है, ऐसे समझो कि कोई एक रो थी, वो तीन कॉलम में मल्टीप्लाई होके यहाँ पे आई है। तो वो, ये देखो, A1 B1 C1 दिख रहा है, ये तीन एलिमेंट है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तीन एलिमेंट होंगे, और तीन एलिमेंट में यहाँ दो फैक्टर, यहाँ दो फैक्टर, यहाँ दो फैक्टर, एक एक फैक्टर देखो, A1 B1 C1, वही सेम यहाँ भी दिखेगा आपको, सेम A1 B1 C1, वही सेम यहाँ भी दिखेगा आपको, पहले में A1, दूसरे में B1, तीसरे में C1, दिख रहे हैं ना वो। तो वो जो A1 B1 C1 है, जो यहाँ भी यूज हो रहे हैं, यहाँ भी, तीनों टर्म में। ठीक है, तो वो जो A1 B1 C1 है, वो भाई किसी पहला मैट्रिक्स है, उसके रो के एलिमेंट है। ठीक है, एक रो है। और अब यहां से जो दूसरे बचे हैं, देखो यहाँ L1 M1 N1, वो एक तरीके से सेकंड डिटर्मिनेंट का कॉलम वन है, ऐसे थोड़ा सोचेंगे। L1, ये L1 M1 N1, और यहाँ पर A1 A1 B1 C1 के बाद में जो
एक एक नंबर बचा है ये वाला, ये सेकंड कॉलम है, L2 M2 N2। और यहाँ पर A2 B, A1 B1 C1 के अलावा जो बचे हैं नंबर ये, वो तीसरा कॉलम है। बन गया ना, तो तीसरा दूसरा मैट्रिक्स तो डायरेक्ट बन गया। ठीक है, ये क्या है, L2 L3 M3 N3। ठीक है भाई। और अब इसके बाद यहाँ पे इसको ध्यान से देखो, सेम तरीके से, तो A2 B2 C2, A2 B2 C2, A2 B2 C2, ये तीन नंबर है, वो यहाँ के हैं। और बाकी ऑटोमेटिक मैच कर जाएगा, पूरा मैच नहीं कराना होता है। A2 B2 C2, अभी आप मल्टीप्लाई करके देखोगे ना, मैं और कुछ नहीं मैच कराता। A2 B2 ये मल्टीप्लाई करके ये आ रहा होगा, ये मल्टीप्लाई करके इन दोनों को ये आ रहा होगा, ऑटोमेटिक मैच करेगा। यहाँ पर ऐसे ही A3 B3 C3। एक बड़ी डिटर्मिनेंट को छोटी छोटी डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट में लिख सकते हो, ये भी बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और फिर इनको सॉल्व करके इनकी वैल्यू निकल जाती है, कुछ ऐसा पैटर्न होगा। आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए, तो अब हम इसको अप्लाई करते हैं क्वेश्चन को। अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट है, उसको अप्लाई करेंगे, चलिए इसके बाद में देखेंगे। ये क्वेश्चन देखो, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू बतानी है किसके बराबर आए। ठीक है, एक तो इस टाइप के क्वेश्चन को जैसे मैंने ये लिखा है, एक तो अगर आपको डायरेक्ट लॉजिक समझ में आता है, नहीं पता लग रहा, तो भाई आप इसमें फिक्सिंग कर सकते हो, फिक्स कर लो जितने भी वेरिएबल है ना, A1 A2 A3, B1 B2 B3। ठीक है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, और बीटा 1 बीटा 2 सबको फिक्स कर लो, कुछ 0 0 1 2 3 0 1 कुछ भी फिक्स कर लो। और इसकी जो वैल्यू आएगी यहाँ पर, और जो आपने अल्फा कुछ भी फिक्स किया है ऑप्शन में भी वो फिक्स कर दो। तो ये जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई है, ऑप्शन में देखो वो किस वैल्यू के साथ मैच कर रही है, तो जो जिसके साथ मैच करेगी वो टिक कर दो। आप बोलोगे कि यहाँ पे अगर ये वैल्यू 5 आ गई, ये भी 5 आ गया, ये भी 5 आ गया, तो भाई जो आपने फिक्स किया था वो थोड़ा सा बदल लो आप। ऐसे बदल देखो, ये जो वेरिएबल्स होते हैं ना, इनकी वैल्यू आप फिक्स कर रहे हो, तो ऐसे फिक्स करो कि ये जो चारों ऑप्शन है वो पहले ही डिफरेंट आए, सेम ना आए। नहीं तो सेम आ गया और उनमें से हमारा आंसर हुआ, तो फिर फंस जाओगे। ठीक है, तो पहले ही ऐसे ही फिक्स करो कि ये वैल्यू ऑप्शंस अलग अलग आए, चेक करने में आसान रहेगा। तो अभी हम क्या कर रहे हैं इसमें, हम्म अब इसको देखो, मैं क्या करता हूँ, जब भी आपको कोई डिटर्मिनेंट दिखे, बड़ी सी दिखे, और हर एलिमेंट में, हर एलिमेंट दो दो या तीन तीन एलिमेंट्स का सम दिख रहा हो, तो भाई मैं इसमें यूज करूंगा कि भाई ये प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स हो सकता है। ठीक है, अब मैं बना के देख रहा हूँ, बन गया तो है, नहीं बना तो नहीं है। देखो, अब आप बोलोगे यहाँ पे तीसरा तो कहीं दिख नहीं रहा मुझे यहाँ पे, तो तीसरा नहीं दिख रहा तो तीसरा बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, 0 0 करके हम बना लेते हैं सब में, क्या फर्क पड़ेगा, है ना, बन गया ना, तीन तीन, दो दो दिए थे, तीन तीन सब में +0 नीचे भी। अब देखो यहाँ पे इन इन एलिमेंट में देखो, वो तीन एलिमेंट जो यहाँ पे आएंगे, जो तीनों हर इनमें यहाँ पे मिलेंगे। देखो, A1 B1, और 0 को समझो, यहाँ पे तो 0 है, 0 को तो C1 × 0 भी लिख सकता हूँ मैं। यहाँ पे A1 B1 तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ A1 B1, और यहाँ पे ये 0 है, तो मैं 0 को लिख रहा हूँ 0 × 0, दो नंबर, तो 0। और यहाँ पे क्या कॉलम में बनाओ, कॉलम में क्या क्या आएंगे, अल्फा 1 बीटा 1 0, अल्फा 1 बीटा 1 0, फिर आएगा अल्फा 2 बीटा 2 0, अल्फा 2 बीटा 2 0, अल्फा 3 बीटा 3 0, अल्फा 3 बीटा 3 0। और यहाँ पे नेक्स्ट आएगा, फिर इसमें देखें A2 B2, A2 B2 0, A3 B3 0। तो ये डिटर्मिनेंट, अब इसकी वैल्यू तो 0 है, क्योंकि ये अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई एक रो या कॉलम के सारे एलिमेंट 0, तो वैल्यू कितनी आएगी, 0। ये 0, यहाँ भी सारे एलिमेंट 0, तो वैल्यू 0 × 0 0। ठीक है, जैसे ये वाला बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे लिखा है, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अल्फा बीटा इसके रूट है।
एस एन इक्वल टू अल्फा पावर एन प्लस बीटा पावर एन, देन द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू। भाई अल्फा बीटा रूट है ना, तो सम ऑफ रूट माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए। इस डिटर्मिनेंट को देखो ध्यान से, एस वन की वैल्यू रखो अल्फा प्लस बीटा, एस टू की वैल्यू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। और दो दो तीन तीन एलिमेंट आ रहे हैं इसमें, ये जो हम कॉन्सेप्ट किया काम करेगा इसमें। तो मैं डिटर्मिनेंट की वैल्यू ये आ रही है मेरी, वैल्यू रखने के बाद। और वो जो थ्री था, थ्री को मैंने ब्रेक किया, थ्री के कई तरीके होते हैं, वन प्लस वन, जो जो फिट हो जाए। आप बोलो कि प्लस जीरो, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। वो जो दो डिटर्मिनेंट हैं वो थोड़ी अच्छी आए, अच्छी सुंदर सी डिटर्मिनेंट आए जिनकी वैल्यू भी निकाल निकाल सके। ऐसे नहीं, ब्रेक करने के बहुत सारे तरीके होते हैं कि इसको थ्री को मैं वन प्लस वन ऐसे ना करके कुछ और भी लिख सकता हूँ, लेकिन उनमें सबसे आसान वाला किया हमने, ऐसे लिखा है इसको। बाकी सब वैल्यू रखने के बाद ऐसे आएगा। अब देखो ध्यान से, देखो पहली रो को देखो ध्यान से, इसको देखो, मैं वन को लिख रहा हूँ यहाँ पे, वन को लिख रहा हूँ वन इंटू वन, वन इंटू वन, वन इंटू वन, वन इंटू वन, अल्फा इंटू वन, वन, वन इंटू अल्फा, वन इंटू बीटा, वन इंटू वन, वन इंटू अल्फा, वन इंटू बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो इस यहाँ पे देखो तीन नंबर क्या है, यहाँ पे वन, वन रेड वाला वन, रेड वाला वन, रेड वाला वन, वन 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 वन, ये आ गया। बाकी के बाकी के जो एलिमेंट वन वन पहला कॉलम, यहाँ से वन अल्फा बीटा दूसरा कॉलम, वन अल्फा बीटा स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। और फिर यहाँ से ये बन गया हमारा, ये तो पूरा ही बन गया। अब यहाँ से क्या एलिमेंट आए ताकि इसके साथ मिलके ये बन जाए, तो यहाँ पे तो सब वन वन है, तो भाई इसके साथ हमें चाहिए अल्फा, इसके साथ चाहिए बीटा, इसके साथ साथ चाहिए वन। इससे आइडिया लग जाता है कि यहाँ पे क्या आएगा ताकि इसके साथ मैच होके ये बन जाए, ठीक है। तो वन अल्फा बीटा, ठीक है भाई। तो यहाँ पे समझो, इसको समझो, वन इंटू वन अल्फा इंटू वन बीटा इंटू वन, वन इंटू वन अल्फा इंटू, इसको लिख सकते हो आप अल्फा इंटू अल्फा, बीटा स्क्वायर को लिख सकते हो बीटा इंटू बीटा, ठीक है। अल्फा क्यूब को लिख सकते हो अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर, बीटा क्यूब को बीटा इंटू बीटा स्क्वायर। आ जाएगा ना, उससे भी आ जाएगा, यही चीज बनेगी ना, ठीक है। अगर वैसे देख रहे हो तो, जैसे पहले देख रहे थे। और ऐसे ये आ गया भाई, ये अब यहाँ पे क्या आएगा, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई होके ये आना है, तो यही आएगा वन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, आ जाएगा। अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालोगे, आप इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालोगे, ठीक है। अरे वो था ना ये, अरे वन वन वन, ये कौन सी आ गई, अरे ये डिटर्मिनेंट थी साइक्ल, जो हमारी ये थी साइक्लिक, नहीं नहीं नहीं, इस टाइप से बनी थी ना, वन अल्फा अल्फा स्क्वायर, वन बीटा बीटा स्क्वायर, वन गामा गामा स्क्वायर। वैल्यू पता है ना इसकी, अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा। तो अल्फा की जगह वन वन कर दो, ठीक है। उससे डायरेक्ट अल्फा की जगह वन डाल के तो इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। और दोनों की वैल्यू सेम ही है भाई इनकी, ये दोनों एक दूसरे का ट्रांसपोज हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू सेम आएगी दोनों का, फिर वैल्यू निकाल के स्क्वायर कर देंगे। और इन दोनों को फिर अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर है ना, वन माइनस अल्फा बीटा माइनस वन को मल्टीप्लाई कर लिया, और ऊपर होल स्क्वायर है, और अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर यहाँ पे लिखा उसको, ठीक है। और मैंने ऐसे ब्रेक किया ताकि अल्फा प्लस बीटा की टर्म्स में और अल्फा बीटा की टर्म्स में, क्योंकि इनकी वैल्यू मुझे पता है। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखी, अल्फा बीटा की, अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा, और वैल्यू रख के सॉल्व किया, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अब इसके नेक्स्ट जो उसके क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हमारे जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, जो अभी अधिकतर क्वेश्चन है, अधिकतर क्या, सारे से ही क्वेश्चन क्रैमर रूल पर बेस्ड आ रहे हैं। एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया होता है, उसको उसके यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, यही क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम ये वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है।